नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम नेट हिस्ट्री और स्टेट सेट हिस्ट्री प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट 287 लेकर हाजिर हैं और जितने भी आप देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। अब की बार दोस्तों हम नेट जीआरएफ लेकर रहेंगे, ठीक है। तो ये मैराथन प्रैक्टिस सेट है और हाई लेवल सवाल हर एक बार की तरह अब की बार भी। तो दोस्तों, सबसे धांसू क्लास होगी यूट्यूब पर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर पर सब्सक्राइब लिख रहा होगा, प्रेस कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, अगर कोई भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो नेट हिस्ट्री का हो, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी का, जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जहां आपको थ्योरी क्लास की पीडीएफ पढ़ने को मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, डेली 300 सवाल आपको इतिहास के टेस्ट के माध्यम से मिलेंगे और पेपर 1 का भी टेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, हमने अभी तक 3 बुक लॉन्च की हैं। इन्हीं बुक में से हम आज का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट हमारे भारत इतिहास का प्रैक्टिस सेट, प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर वाइज है ये, और मध्यकाल भारत का इतिहास, ये 3 बुक हम लॉन्च कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। तीनों ही प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार लेवल है, जैसा कि आप देखोगे, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, और हर एक सवाल में आपको दोस्तों 30 सेकंड मिलेंगे। कितने सेकंड? 30 सेकंड। पहला सवाल है, मौखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? मौखरी कहाँ था? कन्नौज में मौखरी वंश था, ठीक है। और इसका संस्थापक कौन था? हरिवर्मा। कौन दोस्तों? हरिवर्मा था, ठीक है। हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह किससे हुआ था? ग्रहवर्मन से हुआ था। किससे हुआ था? हर्षवर्धन। अब आपको याद आएगा होगा, ठीक है। हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह हुआ था दोस्तों ग्रहवर्मा से, ठीक है। ये वही ग्रहवर्मा है मौखरी वंश का, ठीक है दोस्तों, जिस कन्नौज के ऊपर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किस में हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। देखो दोस्तों, बंगाल से कौन आया? बंगाल से पाल आए। यहाँ पर क्या है? कन्नौज है। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये उस समय एक बहुत बड़ी दोस्तों कहते हैं धनवान, ठीक है, क्योंकि सामरिक महत्व से बड़ी महत्वपूर्ण शहर था ये, और जो इस पर राज कर लेता था उसकी प्रसिद्धि पूरे भारत में होती थी, ठीक है। और इस तरफ गुर्जर प्रतिहार और इस तरफ राष्ट्रकूट, इन तीनों में दोस्तों कन्नौज को प्राप्त करने के लिए होड़ मची हुई थी, इसलिए इनको त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं, मौखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बड़वा यूप अभिलेख, करणसभा का लेख, नादसा यूप स्तंभलेख और घोसुंडी शिलालेख। देखो, मौखरी वंश का 2 में हुआ है। पहला है आपका कन्नौज का अभिलेख, ठीक है, और दूसरा है आपका
बड़वा युग का भी देखिए कहाँ है, ये है राजस्थान में। मौखरी वंश की 2 शाखाएं थी, राजस्थान में एक शाखा थी और कन्नौज में एक शाखा थी। दोस्तों राइट, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों से कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। चुनाव कब हुए, 1937 में हुए। ठीक है दोस्तों, 1937 में हुए। कुल कितने प्रांत थे, कुल उस समय 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए। ठीक है, और 11 प्रांतों में कांग्रेस को 5 प्रांतों में क्या मिला, बहुमत मिला। ठीक है, बहुमत मिला। और एक बचा मुंबई में दोस्तों मिली जुली सरकार बनी। ठीक है, बहुमत नहीं मिला, फिर भी क्या बन गई, सरकार बन गई। उसके बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में 2 और मिली जुली सरकार बन गई दोस्तों। ठीक है, यानी कि 6 और 2 8, तो कुल मिलाकर 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 1939 में। क्यों दिया, कारण क्या है इसका, कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर देने की निर्णय को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, पोलैंड पर जब राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और मित्र राष्ट्रों ने, जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, उनके खिलाफ आक्रमण कर दिया। और जापान दोस्तों, जो जापान था उस समय बड़ा भयंकर था, वह सभी मित्र राष्ट्रों को एक तरफा मार रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेज ने सोचा कि भारत को भी जो है युद्ध में धकेल दिया जाए। तो बिना परमिशन लिए, देखो कांग्रेस से बिना परमिशन लिए उसमें धकेल दिया। और इस कारण, ठीक है, क्योंकि देखो जब उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है युद्ध में हम शामिल कर रहे हैं, तो कांग्रेसों ने मना कर दिया। मना करने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, धकेल दिया। तो इस कारण कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडलों से जो है, कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने सभी राज्यों से इस्तीफा दे दिया। तो कथन ए भी ठीक है और कारण उसका आर भी ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कहाँ कहाँ नहीं बनी, तो बीएसपी, याद रखिएगा, बीएसपी मतलब बंगाल, ठीक है, सिंध और पी बोले तो पंजाब, जहां नहीं बनी। और जो बनी थी, जहां पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रांत, ठीक है, बिहार और मद्रास, यहां पर 1 2 3 4 5 ये 3 प्रांत थे। उसके बाद में मुंबई में बन गई एक सरकार, और उसके बाद में दोस्तों मिलीजुली सरकार जो बनी वो पश्चिमोत्तर प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट प्रांत में, और कहां बनी, असम में बनी। तो इस प्रकार कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। याद रखिएगा, कई बार आ चुका है सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन है, पहला कथन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में
डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग रखी थी? देखो बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों किन किन सम्मेलनों में भाग लिया, तो तीनों में लिया। याद रखिएगा, तीनों में लिया, तीनों में भाग लिया। अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसमें भाग लिया? तो केवल 1931 में, यानी कि दूसरे विश्व में शामिल किया। और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में दोस्तों वार्तालाप हुई, परंतु कोई समस्या का हल नहीं निकला। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग रखी। ऑप्शन नंबर दूसरा है पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। कहां पर? पूना की यरवदा जेल में। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और देखो अगर बात करें कि भाई किसने हस्ताक्षर किए? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ये आ चुका है एग्जाम में। और डॉक्टर अंबेडकर। और देखो ये आता है कि महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, क्योंकि वो जेल में थे। और जो कहा हुआ दोस्तों सम्मेलन, ये जो पैक्ट हुआ था, ये बाहर हुआ था, जो हस्ताक्षर हुए थे, तब जाकर गांधी जी ने उस जो अनशन था वो तोड़ा था। ठीक है, तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बीच से ही हट गई थी, क्योंकि सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। दोस्तों देखो इसमें पहला ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग रखी थी। और इसी के लिए द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में दोस्तों मुबात हो गई, झगड़ा हो गया। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन से, तृतीय नहीं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से अपने आप का वापस ले लिया। ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा ठीक है, क्योंकि दोस्तों दूसरा नहीं, ये तीसरा नहीं, दूसरा। ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, क्योंकि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष मांग रखी गई थी। देखो कितने मिले उनको? 147 पद मिले। तो दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, पूना समझौते के बाद हरिजनोद्धार गांधी जी का मुख्य सरोकार हो गया। दूसरा, इस दिशा में गांधी जी की वर्धा से काशी की यात्रा काफी प्रसिद्ध है। तीसरा, गांधी जी के हरिजन यात्रा का कार्यक्रम ठक्कर बापा ने तैयार किया। या चौथा, यात्रा के दौरान सनातनियों ने महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा का समर्थन किया था। 30 सेकंड आपको कमेंट करने के लिए। कितने सेकंड? 30 सेकंड। दोस्तों 30 सेकंड में आपको उत्तर देना है। 30 सेकंड में आपको उत्तर देना है। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो बिल्कुल ये जो सवाल है, मैं जो भी सवाल लाता हूं अपने प्रैक्टिस चार्ट में से लाता हूं, जो हमारे 3 बुक लॉन्च किए उनमें से लाता हूं मैं। ठीक है, तो चौथा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहले देखते हैं सही कौन सा है। तो पहला सही है, पूना समझौते के बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने हरिजन उद्धार का मुख्य सरोकार बना लिया। ठीक है, दूसरा, इस दिशा में गांधी जी की वर्धा से जो काशी की यात्रा थी वो काफी सफल रही। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, गांधी जी के हरिजन यात्रा का कार्यक्रम ठक्कर बापा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कार्यक्रम था, प्रस्ताव था, वो ठक्कर बापा ने तैयार किया था।
अब बात करते हैं जो सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है, क्योंकि यात्रा के दौरान हिंदू सनातनियों ने, हिंदू धर्म को दोस्तों क्या बोलते हैं, सनातन बोलते हैं, सनातन धर्म। तो सनातनियों ने महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने कुल 11 प्रांतों में से 7 पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। दूसरा, सिंध और पंजाब में कांग्रेस अल्पमत में रही थी। देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही सवाल बताया था आपको कि भाई कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए, ठीक है, 1937 में हुए, और जिसमें से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, ठीक है, जिनमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार, ठीक है। एक प्रांत में थोड़ी से वोटों से रह गई, ठीक है, वो प्रांत कौन सा था, वो था मुंबई। दोस्तों एक थी मुंबई, ठीक है, मुंबई, वहां पर क्या हुआ, थोड़े से वोटों से रह गई और वहां पर भी मिली जुली सरकार बना दी, ठीक है, मिली जुली सरकार बना दी। तो कितने हो गए, टोटल हो गए 6, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद 2 प्रांतों में सरकार और बनाई गई। कौन कौन से थे वो, नॉर्थ वेस्ट प्रांत यानी कि पश्चिम उत्तर प्रांत और असम, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों, 6 और 2 हो गए 8। तो अब बताओ 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने कुल 11 प्रांतों में से 7 पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, तो गलत हो जाएगा ना, तो गलत, क्योंकि 5 में बहुत प्राप्त किया, 5 में, 8 में कुल सरकार बनाई। सिंध और पंजाब में कांग्रेस अल्पमत में रही। देखो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने बताया बीएसपी, यानी कि बी बोले तो बंगाल, एस बोले तो सिंध और पी बोले तो पंजाब, यानी कि दोस्तों यहां पर सरकार नहीं बनाई गई। सिंध और पंजाब में क्या हुआ, अल्पमत में रही। तो दोस्तों हुआ क्या, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 1937 के प्रांतीय चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों के गठन के संदर्भ में कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो कितनी बढ़िया सवाल है। देखो अगर किसी ने आधुनिक बात बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा तो कोई भी सवाल गलत नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहला है बंबई में इंडिपेंडेंस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, तीसरा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी अफसर हुसैन, चौथा मद्रास में जस्टिस पार्टी सी राजगोपालाचार्य। यह उपयुक्त सभी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, बेहतरीन सवाल है दोस्तों। कब
1937 के चुनाव में 11 प्रांत में चुनाव हुए थे, ठीक है, याद रखना। 5 में बहुमत, 8 में सरकार बनाई कांग्रेस ने, और बीएसपी मतलब 3 में नहीं बनी। हुआ क्या दोस्तों, उसमें जो पहले देखते हैं सही कौन सा है, ठीक है। तो पहला सही है, बम्बई में इंडिपेंडेंस जो पार्टी बनाई थी वो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी, पहला ठीक है। दूसरा भी ठीक है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जो बनाई थी वो फजलुल हक ने बनाई थी। तीसरा, पंजाब में यूनिस्ट पार्टी जो बनाई थी अफजल हुसैन ने बनाई थी। जबकि मद्रास में जो जस्टिस पार्टी बनाई थी 1916 में, ठीक है, पी त्यागराज, मुरलीधर और नटराजन, ठीक है, इन्होंने बनाई थी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के वांछित परिणाम ने आने के कारण, दोस्तों 37 के चुनाव पूरा निचोड़ आपके सामने है आज, ठीक है। उसने 37 के चुनाव में मुस्लिम लीग के वांछित परिणाम ने आने के कारण उसने कांग्रेसी सरकारों के कार्यों में बाधा पहुंचाया और जांच हेतु अपनी एक समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत की, जिसे पीरपुर रिपोर्ट की संज्ञा दी गई। समिति का अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है शौकत अली, चौधरी खलीजुम्मा, मोहम्मद अली जुन्ना या राजा मोहम्मद मेहंदी। बढ़िया सवाल है दोस्तों, और आपको 30 सेकंड मिलने कमेंट करने के लिए, ठीक है। कितने सेकंड? 30 सेकंड। समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 30 सेकंड मिल रहे हैं। देखो, उस समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी राजा मोहम्मद मेहंदी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो कब आया? 1942 में आया, ठीक है। किस लिए आया दोस्तों? ये भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए आया, ठीक है। और किस शर्त पर? कि भारत को हम बाद में आजाद कर देंगे, ठीक है। संविधान बना लो आप, हम आपको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो कौन सा सही नहीं है? पहला देखते हैं, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनेंट दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा। तीसरा, नई कार्यकारिणी की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ऑप्शन नंबर 4, कोई भी सूबा या प्रांत या रियासत भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। कितना बढ़िया सवाल है, आप देख भी पा रहे होंगे भाई। देखो, एकदम निचोड़ आपके सामने है इतिहास का, और हम एक दिन छोड़कर एक दिन ला रहे हैं। एक दिन पेपर फर्स्ट का क्लास है और एक दिन हिस्ट्री क्लास है, ठीक है। एग्जाम तो चलेगा लगातार। तो निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों देखो, जो सही है पहले वो देखते हैं। पहला ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि प्रस्ताव में था युद्ध समाप्त होने पर हम भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है। दूसरा भी ठीक है, संविधान सदन द्वारा जो संविधान निर्मित होगा वो मान्य होगा। तीसरा गलत है, क्योंकि नई कार्यकारिणी की नियुक्ति इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये बात नहीं थी उसमें। और चौथा भी ठीक है, कोई भी सूबा या प्रांत रियासत भारत संघ से बाहर रह सकता है, ये भी उसमें बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, बलबन के लाल महल में किसका राज्याभिषेक हुआ था? बलबन के लाल महल में
दिल्ली में है ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद। तो बलबन ने अपने आप को दोस्तों अफरासियाब का वंशज बताया, क्या बताया? वंशज, ठीक है। इसके दामाद कौन थे? दामाद दोस्तों फरीद खान, मुल्तान के सूबेदार थे। अगर बात करें ये चहलगानी का सदस्य था, ठीक है, चहलगानी का सदस्य था। अगर बात करें दोस्तों कि इसको पद की प्राप्ति कब हुई, ये सुल्तान कब बना, तो 1265 से लेकर 1287-88, ठीक है, 87-88 ये सुल्तान बना। अगर बात करें भाई इसने जो राज्य विस्तार किया या नहीं किया, तो नहीं किया, ठीक है। इसने क्या किया दोस्तों? अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया, ठीक है। और जो भी राज्य बाहर निकल गए थे, जो बीच में जो इल्तुतमिश के बाद में जो ही शासक हुए, सुल्तान हुए, वो बड़े तो कह सकते हैं भाई बेकार थे, ठीक है। तो इसमें से कुछ शासक जो है राजा प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तो उसको उसने दोबारा हासिल किया। तो देखो बलबन की जो नीति थी वो दो प्रकार की थी। पहली नीति थी मंगलों खिलाफ कैसी थी? याद रखना, ये कई बार आ चुका है। उसकी नीति मंगलों खिलाफ थी, लौह एवं कूटनीति की, ठीक है, लौह एवं कूटनीति की थी। और जबकि भारतीय राज्यों के खिलाफ कैसी थी? भारतीय राज्यों के खिलाफ लौह एवं रक्त की। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, लौह एवं रक्त की, ठीक है, याद रखिएगा। मंगलों के खिलाफ लौह एवं कूटनीति की और भारतीय राज्यों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई थी। अब बात करते हैं बलबन के लाल महल में किसका राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों देखो, आप बड़े आसानी से लगा सकते हो उसको। बलबन ने लाल महल बनवाया, ठीक है, और लाल महल में ही वह बैठा तड़क भड़क के साथ में। लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे कि भाई ऐसा राजा बैठा है कि लाल महल में लाल कपड़े पहन, हर तरफ लाल लाल है, ड्रेस कोड लागू किया इसने। तो देखो बलबन के बाद कौन कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी बलबन के बाद आया और मोहम्मद बिन तुगलक बलबन के बाद का है। जबकि बलबन से जो पहले का है वो नसरुद्दीन महमूद है। इसका जो काल है वो 1245 से लेकर 1265 तक है, इसलिए तो नसरुद्दीन महमूद तो हो नहीं सकता, ठीक है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो काल है 1296 से लेकर 1316 है, ये बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से लेकर 1351 ये बैठा, ठीक है दोस्तों। तो बलबन की लाल महल में किसका राज्याभिषेक हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक क्या बोलते थे? ऐबक पुकारते थे। यह कथन किसका है? देखो कई बार आ चुका है, आपने खूब पढ़ा होगा ये, ठीक है। प्रोफेसर हबीबुल्लाह, डॉक्टर डे, SR शर्मा, फरिश्ता या डॉक्टर RC जौहरी। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और देखो ये कई बार आ चुका है और आपको खूब पता है इसका आंसर, ठीक है। यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे कि भाई वो फलाना बड़ा अच्छा आदमी है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, तो अपने युग का उसको ऐबक पुकारते थे।
यह किसने कहा है? यह कहा है दोस्तों फरिश्ता ने। ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्य और संस्थापक में असत्य है। देखो, अवध, हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, त्रावणकोर, रोहिलखंड। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, अगर बात करें अवध की तो 1722। ठीक है, हैदराबाद चिनकिलिज खां 1724, बंगाल 1717। ठीक है, 1717। कर्नाटक है दोस्तों आपका 1720। ठीक है, और चूड़ामन 1733, त्रावणकोर 1729। ठीक है, और रोहिलखंड 1719। ये देखो बहुत बेहतरीन फैक्ट है ये। अब बताना है आपको निम्नलिखित राज्य और संस्थापक में असत्य है। तो देखो दोस्तों, अवध, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की? सात का बुरहान मुल्क ने की, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क ने की 1724, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, बंगाल मुर्शिद कुली खान ने की 1717 में, ये बिल्कुल ठीक है। चौथा, कर्नाटक की स्थापना सदतुल्ला खान ने की 1720 में, ये भी ठीक है। इसके बाद में भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने की, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और त्रावणकोर की राजा रवि वर्मा ने की, ये गलत है क्योंकि 1729 में मारतंड वर्मा ने की थी, मारतंड वर्मा ने। और बात करें रोहिलखंड की तो वीर दाऊद अली मोहम्मद ने 1719 में स्वतंत्र रोहिलखंड की स्थापना की थी। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर एफ गलत है दोस्तों। ठीक है, एफ। कितना बढ़िया सवाल है, और देखो कितने सारे सवाल थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिख धर्म के 5 प्रमुख तत्व में। देखो, सिख धर्म के 5 तख्त थे, याद रखिएगा, जहां गुरु बैठते थे। कितने तख्त थे? 5। अब आपको बताना है दोस्तों, तख्त थे 5। ठीक है, सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्त में कौन सा शामिल नहीं है? जिनके पीठासीन अधिकारियों के द्वारा धर्म संबंधी विवाद का निर्णय अंतिम माना जाता था। यानी कि कोई भी धर्म संबंधी निर्णय हुआ तो इन तख्त के द्वारा अगर किसने कह दिया कि भाई ये ठीक है, तो यही अंतिम निर्णय था। ठीक है, तो 5 तख्त हुए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। अकाल तख्त, ठीक है, पटना साहिब, गुरु गोविंद सिंह का जन्म आनंदपुर साहिब, ठीक है, हुजूर साहिब नांदेड़ में, सॉरी दमदमा और हुजूर साहिब जहां गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, नांदेड़ में। ठीक है, ये 5 तख्त है दोस्तों। इनके पास अगर कोई भी धार्मिक निर्णय आता था तो इन्होंने जो कह दिया वो सर्वमान्य था। और जबकि तरन तारण जो साहिब है वो गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर एफ गलत है और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मराठा प्रशासन की इकाई और उनके प्रमुख में सत्य असत्य है। प्रांत, सूबेदार या मामलदार। ठीक है, ठीक है, इकाई और अध्यक्ष। ठीक है, महलों, सर हवलदार
तरफों हवलदार, मौजों मौजदार, गांव पटेल या पाटिल। ये क्या था दोस्तों, ये राजस्व अध्यक्ष थे, राजस्व अध्यक्ष कुछ, ठीक है, यानी कि ये और ये राजस्व अध्यक्ष थे, ये सभी, ठीक है। तो आपको बताना है जो असत्य है, बेहतरीन सवाल है, और 1 2 3 4 5 आपके सवाल। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 20 हमारे 20 सवाल हैं, और 20 सवाल में कम से कम आपको 80 सवाल में देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, 80 सवाल। देखो अगर बात करें जो मराठा प्रशासन था दोस्तों, वो प्रांत में विभक्त था, तो प्रांत था उसके अध्यक्ष को बोला गया है सूबेदार या मामलतदार, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, महलों के अध्यक्ष को बोला गया है सर हवलदार, तरफों के अध्यक्ष को बोला गया है हवलदार, जबकि मौजों के जो मौज था, मौज जो गांव के ऊपर की इकाई थी मौज, ठीक है, तो उसके जो अध्यक्ष था उसको बोला गया है कारकुन, ठीक है, कारकुन बोला गया है। जबकि गांव में पटेल और पाटिल जो है वो राजस्व इकट्ठा करते थे। दोस्तों कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो इसमें भी दोस्तों 5 ऑप्शन है, यानी कि 5 सवाल। पहला ऑप्शन, यह गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर की रचना है। दूसरा, इसमें कुल 14 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय कल्पतरु का कहलाता है। तीसरा, इसके 12 व्यवहार कल्पतरु तथा 2 राजधर्म कल्पतरु क्रम से विधि राजनीति संबंधित है। चौथा, लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया है। पांचवा, इसके तीर्थ विवेचन कांड में पूर्व मध्यकाल विभिन्न स्थानों की सूची दी गई है, या सभी कथन सही हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सवाल तो 99% आ सकता है ये सवाल, ठीक है, याद रखिएगा। कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु किसकी रचना है, उसमें क्या क्या है, देखो पूरा निचोड़ आपके सामने है इसी पुस्तक का। और देखो यह जो पुस्तक लिखी थी वो गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर की रचना है, बिल्कुल ठीक है, पहला ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसमें 14 अध्याय है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 14 अध्याय में से 2 व्यवहार कल्पतरु हैं और 2 राजधर्म हैं, बिल्कुल ठीक है। जबकि जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। इसमें तीर्थ विवेचन कांड में पूर्व मध्यकालीन विभिन्न स्थानों की सूची नहीं दी गई है। और चौथा भी सही है, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मीधर को मंत्री महिमा का आश्चर्य कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ई गलत है। आगे बढ़ते हैं, सियाडोनी अभिलेख 10वीं शताब्दी में निम्न बाजारों का उल्लेख मिलता है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सियाडोनी अभिलेख में, सियाडोनी जो अभिलेख था दोस्तों उसमें कुछ बाजारों का उल्लेख है, जैसे कि दोषी हाट वस्त्र बाजार, ठीक है, प्रसन्न हाट सोमरस बाजार, कुट हसाट सड़क के किनारे वाला बाजार, या मैट्टा कट्टा मुख्य बाजार, या सभी सम्मिलित है। सियाडोनी अभिलेख 10वीं शताब्दी का है, इसमें कुछ बाजार हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो इसमें पहला भी ठीक है, दोषी हट का मतलब था वस्त्र बाजार। दूसरा भी ठीक है, प्रसन्न हाट का मतलब था सोमरस बाजार, ठीक है। तीसरा है कुटस हाट सड़क के किनारे का बाजार, और चौथा भी ठीक है, मैट्टा कट्टा मुख्य बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ई राइट आंसर हो जाएगा। सभी इसमें थे, कोई भी गलत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि व नाटककार राजशेखर प्रतिहार वंशी महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महिपाल प्रथम की राजसभा में निवास करते थे। ठीक है, आप सभी को पता होगा उन्होंने किस ग्रंथों की रचना की थी। पहला बाल रामायण, प्रचंड पांडव, है ना, और विद्यासार भंजिका और चंड कौशिकम। चंड कौशिकम क्या है दोस्तों, यानी कि महावीर स्वामी और एक नाग है, नाग सांप, जिसका नाम है चंड कौशिक। ठीक है, चंड कौशिक क्या करता है, महावीर स्वामी को काट लेता है, परंतु महावीर स्वामी को कुछ नहीं होता है। उसके बाद चंड कौशिक जो दोस्तों उनका शिष्य बन जाता है। ठीक है, तो इस नाटक का वर्णन कहता है चंड कौशिकम। ठीक है, तो देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, केवल फर्स्ट, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 या सभी ठीक है। देखो कितना बढ़िया सवाल है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा चंड कौशिकम। तो देखो राजशेखर की बाल रामायण ठीक है, प्रचंड पांडव ठीक है, विद्यासार भंजिका ठीक है, जबकि चंड कौशिकम जो है वो किसकी दोस्तों, क्षेमेश्वर की है, क्षेमेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिहार राज्य के विशिष्ट करों के युग्म सीमित नहीं है, यानी कि जो प्रतिहार राज्य था उसमें जो कर लगाए गए थे वो किस तरीके से थे। पहला खल भिक्षा, भाग के अतिरिक्त अनाज का कुछ भाग जो खलियान पर लिया जाता था। खलियान मतलब खेत, ठीक है। दूसरा प्रस्थक, प्रत्येक परिवार से एक प्रस्थ कर के रूप में लिया जाता था। तीसरा स्कंधक, एक कंधे पर ढोए जाने वाले भार के माल का परकर। तीसरा और चौथा नष्टि भरक, संभवतः पुत्र ने होने पर विधवा की संपत्ति पर राज्य का कर था। और ऑप्शन नंबर जो 5 है चौलक सिंचाई कर। देखो इसमें भी 5 ऑप्शन, देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं दोस्तों, हो सकता है 80 से 100 सवाल के बीच में हूँ। ठीक है, 80 से 100 सवाल के बीच में आपके सामने सवाल है। ठीक है, तो प्रतिहार राज्य में जो कर लगाए गए थे वो आपके सामने हैं और इनमें एक सुमित नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप में से कोई नहीं बता सकता इसको सवाल। ठीक है, तो देखो जो सुमित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि चौलक जो था वो पान पर लगने वाला कर था। किस पर? पान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 18 है, संजन लेख के अनुसार एक बार राज्य में भीषण अकाल आने पर इसने महालक्ष्मी दुर्गा को अपने दाएं हाथ की अंगुली काट कर भेंट कर दी। इसी कारण इसकी तुलना जीमूत केतु, श्रीराज उशीनगर तथा दधीची से की जाती है। यह शासक कौन है? यह शासक दोस्तों कौन है? बेहतरीन सवाल है। ध्रुव, धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष या इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय दोस्तों ये 1914 से 929। ठीक है, अगर अमोघ वर्ष की बात करें तो 814 से लेकर 878। ठीक है,
तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अमोघ वर्ष ने क्या किया दोस्तों, अपनी एक हाथ की उंगली काटकर देवी को चला दी थी ताकि अकाल जो है समाप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय जिसका काल 914 से लेकर 929 था। ठीक है दोस्तों, 914 से 1929। भारत, उत्तर भारत के, क्योंकि उसने उत्तर भारत का अभियान किया। अभियान के समय, और देखो ये वो समय था जब कन्नौज को लेकर पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों में क्या दोस्तों युद्ध चल रहा था कन्नौज को लेकर। ठीक है, तो उसमें इंद्र तृतीय शामिल हुआ जिसका समय 914 से लेकर 929 है। तो इंद्र तृतीय के उत्तर भारत के अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले देखते हैं, इंद्र तृतीय के उत्तरी अभियान का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। दूसरा, इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महिपाल प्रथम था। तीसरा, कन्नड़ कवि पंप भारत से इस अभियान की सूचना मिलती है। चौथा, राष्ट्रकूट सेना कालपी के निकट यमुना नदी को पार कर कन्नौज पर आक्रमण किया, इंद्र बुरी तरह परास्त हुआ। और चौथा और पांचवा, अल्टेकर ने इसे दक्कन के इतिहास में बड़े महत्व की अद्वितीय घटना माना है। तो इंद्र तृतीय ने जब उत्तर भारत मतलब कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज की तरफ बढ़ा कि भाई ठीक है, अब क्योंकि इनके पिताजी भी गए थे। ठीक है, तो इसने भी उत्तर भारत पर आक्रमण किया क्योंकि इसने भी दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखो उस समय इंद्र तृतीय के सामने गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, महिपाल था। महिपाल, इसने महिपाल को परास्त किया और इसने धर्मपाल को भी परास्त, देवपाल को भी परास्त किया, दोनों को परास्त किया। तो देखो जो सही है पहले वो देखते हैं। इंद्र तृतीय के उत्तरी अभियान का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। दूसरा, इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, महिपाल प्रथम था, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, कन्नड़ कवि पंप, ये भी ठीक है। और चौथा गलत है दोस्तों, क्योंकि ये हारा नहीं था, ये हारा नहीं था दोस्तों, ये जीता था। ठीक है, चौथा गलत है, पांचवा सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट सवाल है, दक्षिण दिशा में इसकी उपलब्धियां सभी राष्ट्रकूट शासकों से बढ़कर थी। इसने सकल दक्षापति की उपाधि धारण की तथा रामेश्वरम में उसने उसके द्वारा निर्मित कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य मंदिर उसकी सुदूर दक्षिण विजय के प्रमाण है। यह शासक कौन है, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या कृष्ण तृतीय। तो दोस्तों ये जो शासक था ये था कृष्ण तृतीय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अबूर यहां दोस्तों इसको बोलता है कि भाई ये राष्ट्रकूट सबसे महान था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी को हमारा नए बैच में ज्वाइन होना है तो हमारा नंबर है 821834
5167 संपर्क कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, नवरात्र चल रहे हैं, ऑफर है, 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, इसमें 1000 की छूट है। ठीक है, 1 साल का 4000 रुपये का है, 1 साल की छूट है, 1000 छूट है, और 2 साल का 5000 रुपये का है, इसमें भी दोस्तों 1000 की छूट है। दशहरा तक चल रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।